बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और अहम खबरें हैं, आइए जानते हैं। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बताऊंगा दर्शकों, देश में आपने देखा होगा ये दोस्ती के नाम पर, भाईचारे के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। लेकिन आज ऐसे कट्टरपंथियों को योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी और कहा जो कट्टरपंथी सोच दिमाग में भरी हुई है उस पर सुदर्शन चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन जब चलता है तभी हिसाब होता है। देखिए जरा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। योगी सरकार कानून चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने अभी कि जिसके बच्चे को मारा उन्होंने इनकाउंटर किया, उस तरीके से इनकाउंटर होंगे। अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की तो। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। योगी आदित्यनाथ की चेतावनी आपने सुनी, लेकिन एक्शन क्या हो रहा है वो बताऊं उससे पहले ये तस्वीर आप देखें। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों ने आज गुस्सा जाहिर किया और देखिए आप, उन्होंने कहा कि जितने भी जिहादी हैं उन पर गोली बरसानी चाहिए। सुनिए जरा क्या नारे लगाए गए। जय श्री राम, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं, ये आप देखिए, सूर्या के हत्यारे के घर पर अब बुलडोजर चलेगा। देख रहे हैं आप, आज ढोल बजा के इसका ऐलान कर दिया है कि जो गलत करेगा उस पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। कहीं ना कहीं अब इसे दोस्तीकरण की कार्रवाई। नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत करा गया है कि कहीं ना कहीं अब इसे दोस्तीकरण की कार्रवाई। अब दर्शकों आप ये देखिए जरा, आरोपी असद के घर पर बुलडोजर चलेगा और बाकायदा ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, प्रशासन ने ये नोटिस चस्पा किया है और इसमें उप जिलाधिकारी ने संदेश दे दिया है कि एक्शन के लिए आप तैयार रहिएगा। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले सुनवाइए जरा, कैसे आज अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, सुनिए। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक,
योगी आदित्यनाथ ने आज बताया कि कुछ लोग हैं जो बरगलाने का काम करते हैं और उनको योगी आदित्यनाथ ने सीधा संदेश दिया। सुनिए जरा आज मौलानाओं से क्या कहा है। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। लेकिन दर्शकों, कार्रवाई हो रही है और इधर बरेली में ऐसा ही हुआ है। दर्शकों, एक और घटना सामने आई है बरेली की। सोचिए जरा, अभी हाल ही में यह घटना घटी है, लेकिन बरेली में फिर से इसी तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई। दिखाइए जरा कैसे ये सख्ती से धमकी दे रहा है, पुलिस की सख्ती से भी डर नहीं रहा है। पीछे से कोई लड़का आया, वही बिलाल नाम का, बिलाल को उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया ऐसे करके, है मुझे खचेड़ के यहाँ तक ले गया, तक ये बाहर आ गए। इनने मुझे पकड़ के हटाया तो मैं अंदर घुस गया जाके। हाँ, फिर इन्हें पकड़ के ले गया, इनके चाकू मारने वाला था। हाँ, अच्छा। फिर मैं आप यहीं रहती हैं? मैं अंदर से डंडा निकाल के लाया, पतला डंडा अंदर रखा है। हाँ। वो मैं निकाल के लाया। मैंने उसको एक डंडा मारा तो उनने इसे छोड़ दिया, तो उनने मेरे चाकू दो मार दिया। और ये देखिए अगले ही पल क्या हुआ, यही है वो। अब ये भीख मांग रहा है अपनी जान की। सुनवाइए जरा, एक्शन के बाद ये आरोपी क्या कहता है। इसका नाम बिलाल है, सुनवाइए। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी भी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी भी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हो गई सर, अब नहीं आऊंगा। ऐसी गलती एक और कर रहा था दर्शक, यह हत्या की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था। इसका नाम आमिर है। देखिए जरा इसका क्या अश्र क्या है, दिखाइए इसे भी फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों ऐसे कई हैं। ये मथुरा में आप देखिए, ये छेड़खानी में व्यस्त था, छेड़खानी कर रहा था। आप बताइए जरा योगी फोर्स ने इसको कैसे सबक सिखाया। दिखाइए जरा इसे भी, एम्बियंस सुनाइए इसका। साइड में बहुत तो बोतल मारने वाला मन्नो तो वैसे देखते आ रहे हैं, बहुत लेट में बोतल मार रहे हो। लेकिन दर्शकों, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोगों पर सुदर्शन चक्र जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, और वही आज संगीत सोम ने भी कहा है। सुनवाइए जरा। तरीके से जिहादियों ने इस कुकर्त को किया है, उन जिहादियों को उनकी जगह पर पहुंचाया जाएगा। एक चला गया, जो बचे हैं वो भी जाएंगे, कानून के दायरे में जाएंगे, और जिस तरीके से जो पकड़े गए हैं उन्हें फांसी तक की सजा सरकार दिलाने का काम करेगी। उनकी मानसिकता इतनी खराब है, उन्हें शर्म आनी चाहिए और इस परिवार के साथ आके खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो वोटों की राजनीति करते हैं, जिहादियों की वोट की राजनीति करते हैं। इस उत्तर प्रदेश की, इस देश की जनता उन्हें समझ चुकी है। ये जिस तरीके से बंगाल से बाहर, उत्तर प्रदेश से बाहर हुए हैं, ये पूरे देश से बाहर रहेंगे। कट्टरपंथियों के खूनी खेल से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुस्से में। दोस्ती की आड़ में जान से खिलवाड़ करने वाले योगी फोर्स के निशाने पर। प्यार के नाम पर हिंदू लड़कियों को गुमराह करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि जिहादियों के लिए एनकाउंटर और बुलडोजर प्लान दोनों तैयार हैं। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। इसी बेबाकी और त्वरित इंसाफ के चलते अब योगी का इंसाफ मॉडल हिट हो गया। दिल्ली हो या बिहार, हर जगह अत्याचारियों के लिए अब एनकाउंटर की डिमांड होने लगी है। लेकिन दर्शकों, एक्शन तो होना चाहिए, और एक्शन ऐसा होना चाहिए कि आने वाली 7 पुश्ते याद रखें।
गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद के घर पर अब दर्शकों बुलडोजर चलेगा। आरोपी के परिवार वालों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाया था और यूपी पुलिस ने जमीन खाली करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। बरेली में हिंदू युवक पर बिलाल नाम के शख्स ने इधर चाकू से हमला कर दिया। दर्शकों सोचिए, कट्टरपंथी शैतानों की हरकत के बाद लखनऊ में आज एक बड़ी बैठक हुई है। कानून व्यवस्था और लापरवाही करने वालों पर सरकार ने नाराजगी जाहिर की। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत एक बार फिर बताया है कि कार्रवाई ऐसी की जाएगी कि आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। सूर्या हत्याकांड पर आज पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। दर्शकों कहा, यह दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा, नालायक औलादों को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने मजहबी शैतानों को बिजनौर की धरती से चेतावनी दी। सीएम योगी ने कहा, हम सबको ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा, करुणा, मानवता के गहने हैं, लेकिन शस्त्र उठाना होगा जब सामने खरदूषण हो। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो चेतावनी दी है वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए। हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी दर्शकों, और उधर इस चेतावनी के बाद बाबा बागेश्वर भी सामने आए। उन्होंने कहा, सूर्या हत्याकांड में जो कार्रवाई की है वो यूपी पुलिस ने अच्छा काम किया है। सुनवाता हूं आपको। इसीलिए तो हम सदैव हिंदुओं को जगाते रहते, ये देश का दुर्भाग्य है जो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है, हलालात को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यदि तुम एक नहीं रहोगे तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं। पुलिस ने जो काम किया बहुत अच्छा किया। सुना आपने, लेकिन दर्शकों बावजूद इसके कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। और दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए आप, ये दिल्ली में एक घटना हुई है दर्शकों, साई कुमार को गोली मारी गई। ये आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाइए जरा कैसे सीसीटीवी में वारदात करने वालों की झलक दिखाई देती है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, वारदात के बाद ये वहां से भागने लगे। देख रहे हैं आप, ये दिल्ली का व्यस्ततम इलाका है अमर कॉलोनी। दिखाइए जरा, इसे भी फुल फ्रेम दिखाइए, कैसे ये वारदात के बाद भाग रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये हैं साई कुमार, जिनकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। दर्शकों दिखाइए फुल फ्रेम, ये साई कुमार हैं, इनको दिल्ली में मारा गया है। और सोचिए आप, हमला करके मारा गया है। हाल ही में जो घटना घटी उसके बाद दिल्ली से आज ये चौंकाने वाली घटना सामने आई। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर परिवार वाले अब कह रहे हैं कि योगी स्टाइल में जवाब देना चाहिए, एनकाउंटर करना चाहिए, बुलडोजर चलाना चाहिए। सुनिए जरा परिवार वाले क्या कह रहे हैं। योगी सरकार कानून चाहिए कि योगी सरकार कानून चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने अभी कि जिसके बच्चे को मारा उन्होंने इनकाउंटर किया, उस तरीके से इनकाउंटर होंगे। हमें सर योगी सरकार कानून चाहिए कि योगी सरकार कानून चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने अभी कि जिसके बच्चे को मारा उन्होंने इनकाउंटर किया, उस तरीके से इनकाउंटर होंगे। हमें सर योगी सरकार कानून चाहिए। सुना आपने, योगी सरकार जैसा इंसाफ चाहिए। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि आखिर दिल्ली में हुआ क्या है और क्यों परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये आप देखिए दर्शकों, दिल्ली में साई कुमार, यही है साई कुमार जिनको गोली मारी गई। दिल्ली में अपराधी कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। 26 मई को बदमाशों ने अमर कॉलोनी में खूनी खेल खेला। आपको बताऊं, 17 साल के साई कुमार को सरेआम गोली मार दी गई। साई को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। दर्शकों आज अस्पताल में 17 साल के साई कुमार की मौत हो गई। आपको बताऊं, साई ने एक लड़की से बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब पीड़ित परिवार ने रेखा सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। साई के परिवार वालों ने सूर्या कांड की तरह एनकाउंटर की मांग की। परिवार वालों ने कहा, आरोपियों का योगी स्टाइल में एनकाउंटर होना चाहिए।
दर्द में डूबे परिवार ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई। पीएम मोदी और अमित शाह से सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस ने साई मर्डर केस के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी यश बिदुड़ी और जय कुमार से भी पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस जल्द ही तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी का भी दावा कर दिया। सुनवाते हैं परिवार वाले क्या कह रहे हैं। बस मैं आपसे अपील है, आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि योगी जी और मोदी जी और हमारे अमित शाह जी इनका इनकाउंटर ही कराएं तो ठीक है, नहीं तो ये फिर आएंगे, फिर किसी न किसी बच्चे के साथ गलत करेंगे। और बस मुझे जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, यही अपील हाथ जोड़ के बोलूँगा। मेरे को तो यही लगा कि उनको प्रशासन का कोई डर नहीं है। उनके माँ बाप फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। और उनका यही चीज़ कहना है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम आएंगे, आज इसको मारे कल किसी और को भी मारेंगे। वो तो कि आतंकवादी हैं वो सर, पूरा साफ के आतंकवादी। लेकिन दर्शकों, ये दिल्ली के रहने वाले लोग क्यों कह रहे हैं कि यूपी सरकार जैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरठ में ऐसा ही हुआ है दर्शकों। जुनैद नाम के एक लड़के ने लव जिहाद की कोशिश की और उससे परेशान युवती ने दर्शकों जान दे दिया, जान देने की कोशिश की। उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। यही है वो बच्ची। सोचिए आप कितनी वो परेशान रही होगी, उसकी मनोदशा क्या रही होगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पीड़ित अस्पताल में मौजूद है और वो क्या कह रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। सुनवाता हूँ आपको, सुनवाइए। मैं एक लड़के से बात करती थी, जुनैद नाम है उसका, मौन रहता था। धर्म चेंज करने को कह रहे थे। किसका? मेरा। दबाव बनाया था आपके ऊपर? जी। क्या? कि धर्म चेंज करना पड़ेगा, मोमडन बनने पड़ेगा। मैं एक लड़के से बात करती थी, जुनैद नाम है उसका, मौन रहता था। धर्म चेंज करने को कह रहे थे। किसका? मेरा। दबाव बनाया था आपके ऊपर? जी। क्या? कि धर्म चेंज करना पड़ेगा, मोमडन बनने पड़ेगा। सोचिए, सूर्या से बकरीद पर बकरा कटना देखने के लिए कहा गया और इधर लव जिहाद की बात। ऐसे ही लोगों को योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी और उन मौलानाओं को भी चेतावनी दी जो इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। सुनिए जरा। इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। सुना आपने? ये मौलाना चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और इनकी आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पर सुदर्शन चलना चाहिए। आपको बताता हूं, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की बात की ओर देख रहे हैं आप। जिहादी मानसिकता, कट्टरपंथी मानसिकता, अपराधी और दंगाई, इन पर सुदर्शन चलेगा। देश में जिहाद का फसाद करने वालों को सीएम योगी ने चेताया है। मजहबी कट्टरता पर चुप रहने वाले मौलानाओं पर योगी भड़क गए। कहा हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो इन सब की जुबान बंद हो जाती है। योगी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति का हवाला भी दिया। पाक और बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। अत्याचार के मुद्दे पर मौलानाओं की खामोशी को दोहरा चरित्र बताया। सीएम योगी ने देश की सुरक्षा और सम्मान पर सभी को एकजुट रहने का संदेश दिया। हिंसा और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा युग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थितियां एक जैसी नहीं हो सकती। जिहादियों के कुचक्र से देश को बचाने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्र दिया है और वो मंत्र आपको दिखा रहा हूं, यही है। उन्होंने कहा सुदर्शन होगा तभी धर्म की स्थापना होगी और देश सुरक्षित होगा। योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा है, यह आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। याद करना, युग अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो।
तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। और इस भाव के साथ जब उस प्रकार की प्रेरणा आप दे पाएंगे, तब राष्ट्र के रूप में एक लंबी यात्रा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। दर्शकों, आज सवाल यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को यह क्यों कहना पड़ रहा है। इसके दो कारण हैं दर्शकों। पहला मैंने आपको बताया और दूसरा आपके सामने है। यह बांग्लादेश में भी जिहादी बेचैन हो गए क्योंकि अब वहां शुभेंदु सरकार है और उन्होंने भी योगी मॉडल के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। बंगाल में दंगाइयों ने फिर साजिश की कि वो हिंदुओं को भड़काएंगे और माहौल खराब करेंगे। आपको बताऊंगा इसके बारे में। इधर आप देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू किया गया है क्योंकि यहां से जब घुसपैठियों को भगाया जा रहा है तो वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। दोनों तस्वीर आपके सामने। अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए। ये चटगांव है जहां पर मंदिर के अंदर कट्टरपंथी हिंदू बेटी से छेड़छाड़ करता है। इसे किसी बात का डर नहीं है। इसी से आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की हालत क्या है। और यहां आप देखिए, यह सिलहट, यहां पर हिंदू पर हमला कर दिया है। हिंदू अब कारोबार भी नहीं कर पा रहा है। ये दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा। এখন দিনকাল খারাপ, উঠো তুমি आप দিনকাল ভালো না। আপনি এখান থেকে সরবেন নাকি ना बोल के लेकिन दर्शकों, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए। मंदिर के अंदर गौमांस फेंका गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये क्यों किया गया है? हिंदुओं को भड़काया जा रहा है दर्शकों। ये चाहते हैं कि बंगाल का माहौल खराब हो। दिखाइए जरा कैसी साजिश की जा रही है। उसके बाद आज जमकर बवाल हुआ है। एमएन सुनाइए जरा। देखा दर्शकों आपने, लेकिन आज बताएंगे आपको। इधर आप देख रहे हैं हिंदू बेटियों पर तंज कसा, तो बंगाल में जो जिहादी ब्रिगेड है उनकी अच्छे से धुनाई की गई है। दिखाइए जरा इसे भी। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे शुभेंदु अधिकारी इलाज कर रहे हैं। पहले तो अभिषेक बनर्जी पर जिन लोगों ने हमला किया है उनको भी पकड़ लिया गया है, ये आपको बता दूं। इधर आप देख रहे हैं अभी हाल ही में कल्याण बनर्जी की पिटाई हो गई थी। जनता में गुस्सा है, लेकिन इधर देखिए वहां हिंदू बेटियों से छेड़खानी पर भी अब जनता अच्छे से सबक सिखा रही है। बंगाल में तो सबक सिखाया जा रहा है दर्शकों, लेकिन बांग्लादेशी बेचैन हो गए क्योंकि बंगाल में जब से सरकार बदली है बांग्लादेशियों की धड़कनें बढ़ने लगी। दिखाता हूं आपको। बंगाल में सत्ता की हवा क्या बदली, जिहादियों की हवा भी टाइट हो गई। इंसाफ और हिसाब की बारीक सी रेखा पार कर जनता ने सत्ता को सालों तक नचाने वालों से बदला शुरू कर लिया है। प्रहार बंगाल में हुआ तो बांग्लादेशी बेचैन हो उठे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले, हिंदू बेटियों की अस्मत पर हमले और हिंदू कारोबारियों से लूट की छूट देने का एक एक सबूत सामने आ गया है। बांग्लादेश में जिहाद का बंगाल पैटर्न समझना और उसका इलाज करना दोनों काम सीएम शुभेंदु को आते हैं, जिसकी शुरुआत भी कैबिनेट विस्तार के साथ हो गई है। देखते जाइए कैसे ये कट्टरपंथी राइट टाइम होने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, आज आपको सोचना होगा, आखिर ये बांग्लादेशी क्यों बेचैन हो रहे हैं? कहीं ये साजिश तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में जब सरकार बदली है
तो इनकी साजिश भी शुरू हो गई है। देख रहे हैं आप, इन लोग साजिश कर रहे हैं। यूपी में जिस तरह असद का एनकाउंटर हुआ है दर्शकों, बंगाल भी ठीक वैसा ही इलाज मांग रहा है, क्योंकि बीजेपी के जीतने के बाद जिहादी ब्रिगेड बेचैन हो गई है। बीरभूमि जिले में हिंदुओं को भड़काने की साजिश हुई दर्शकों। ये देख रहे हैं आप, मंदिर में गौमांस फेंककर बीरभूमि में दंगे का प्लान बनाया गया। इसी तरह दक्षिण 24 परगना में हिंदू बेटियों को टारगेट किया गया। यानी सत्ता जाने से बेचैन कट्टरपंथी अब साजिश रचने लगे हैं, जबकि इसी पैटर्न पर बांग्लादेशी जिहादी एक्टिव हो गए हैं। बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले में हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। चटगांव में मंदिर में घुसकर बेटियों से छेड़खानी की गई और बांग्लादेश के सिलहट में हिंदू कारोबारी पर भी हमला किया गया। यानी बंगाल से बांग्लादेश तक एक ही पैटर्न पर हमले हो रहे हैं और अब शुभेंदु अधिकारी इसी के इलाज की बात कह रहे हैं। लेकिन आपको दिखाऊंगा कैसे अलग अलग तरह से दावा किया जा रहा है कि एक्शन तगड़ा होगा। लेकिन आपको यह तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, देखिए, सुनवाइए जरा ये क्या कह रहे हैं। एक दुआ फलस्तीन के लिए निकली मुंह से, एक दुआ ईरान के लिए निकली। दुआ मांग रहा है कि अल्लाह से दुनिया से बेरहमती अता फरमा। वहाँ मिसाइल कर रहा है भाई, मिसाइल। दुनिया से बेरहमती करोगे तो मिसाइल कौन बनाएगा? सही है, बम कौन बनाएगा? दुआ मांगना चाहिए। दुनिया से बेरहमती अता फरमा, अल्लाह में ऐसा कह रहा है। दुनिया वाले पकड़ के तुम्हें हर तरफ चीन म्यांमार। सुना दर्शकों इनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये सब कुछ आपने देख लिया है, लेकिन इधर टीएमसी की हालत खराब है। टीएमसी के नेता रोज पिट रहे हैं, जनता इतनी नाराज है, बाहर निकलते इनके साथ क्या हश्र हो रहा है दिखाइए, जरा फुल फ्रेम दिखाइए। देखा आप, और ये देखिए उधर बवाली नेताओं और उनके समर्थकों को कैसे सबक सिखाया जा रहा है। पुलिस ने लाठी बांधी है, दिखाइए जरा। पुलिस लाठीचार्ज किया, पुलिस लाठीचार्ज। जल्दी आइए, जल्दी सिक्योर। पुलिस लाठीचार्ज, पुलिस लाठीचार्ज किया, पुलिस लाठीचार्ज। इधर दर्शकों टीएमसी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। आपको बताऊं, ये है सांसद वापी का ऑफिस, जहां पर लोगों ने हमला कर दिया। देख रहे हैं आप, ये नाराजगी है लोगों की, दिखाइए जरा कितने नाराज हैं लोग। ये देख रहे हैं आप, टीएमसी के नेता और पुलिस की टीम आमने सामने आ। देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों का फिर इलाज हुआ है, दिखाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों इधर नेता पिट रहे हैं, इधर टीएमसी के नेताओं की पिटाई हो रही है और उधर टीएमसी में टूट की खबर है। दर्शकों खबर यह है कि ममता दीदी विधायकों को बुलाती हैं और विधायक आते ही नहीं है दर्शकों। यानी ममता दीदी के पास से विधायक जा रहे हैं, टूट रही है टीएमसी, ममता का किला ढह गया है। दर्शकों दिखाता हूं मैं आपको आखिर कैसे जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है एक तरफ, और उधर दीदी के खेमे में टूट है। देख रहे हैं आप, पूरी कुर्सियां खाली पड़ी। एमएलए बुलाए गए 80, लेकिन पहुंचे 4-5। चुनाव हारते ही ममता की पार्टी में फूट पड़ गई है दर्शकों। दावा है कि 60 से ज्यादा विधायक ममता से बागी हो गए, क्योंकि ममता ने चुने हुए विधायकों की मीटिंग बुलाई थी दर्शकों, और मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 के आसपास विधायक पहुंचे, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इस बैठक को टाल दिया, हुई ही नहीं बैठक। जबकि दूसरी तरफ टीएमसी ने 2 विधायकों को निकाल दिया है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह टीएमसी में टूट की शुरुआत है?
दरअसल टीएमसी के अंदर अब दो धड़े बन गए दर्शक। पक्की खबर बता रहा हूं। एक बागी नेता आरजी कर नौकरी घोटाले जैसे कांड से नाराज है। कई नेता ममता बनर्जी की तानाशाही शैली से खफा हैं और पार्टी का एक धड़ा लीडरशिप में बदलाव की मांग कर रहा है। उन्हें ममता नहीं चाहिए। अब सवाल यह कि क्या नाराज नेताओं को ममता दीदी मना पाएंगी या बंगाल में टीएमसी का अब लेफ्ट जैसा हाल होने वाला है, पूरी तरह से खत्म, जीरो, शून्य। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए। टीएमसी से स्थानीय लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने बोलकर ममता के खिलाफ वोट डाला और अब उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको भी लग रहा है कि अब टीएमसी का भविष्य है नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि 80 में से 60 विधायक उनकी बैठक में नहीं आए और उन्होंने आज 2 विधायकों को सस्पेंड भी किया है और उनके कम से कम 100 पार्षद ऐसे हैं जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेंगी और ममता का जो जादू था वो ख़त्म हो चुका है और वो उनके कर्मों के कारण। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जबरदस्त एक्शन में और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी टीम तैयार कर ली है। शुभेंदु की नई टीम बन गई है। 35 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। दर्शकों, देख रहे हैं आप, यह है शुभेंदु की नई टीम। लेकिन आज इसमें एक जबरदस्त चेहरा देखने को मिला। दर्शकों, ये तमाम चेहरे आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। बंगाल में महिलाएं आज बड़ी खुश हैं क्योंकि वहां फ्री में यात्रा हो रही है। दिखाइए जरा क्या महिलाएं कह रही हैं वहां पर, सुनवाइए। दर्शकों, जब भी कोई काम करना होता है एक टीम की बड़ी जरूरत होती है और ये शुभेंदु अधिकारी ने समझा और अपनी टीम तैयार की। लेकिन इस टीम में कई खास बातें हैं। दर्शकों, आपको बताता हूं क्या क्या खास है। सबसे पहले आप ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी की नई टीम, तमाम मंत्री, और ये आप देख रहे हैं ये घर में काम करने वाली सहायिका है, इनको भी मंत्री बनाया गया है। दर्शकों, शुभेंदु सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हुआ है। बंगाल में 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 13 कैबिनेट और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। यानी अब बंगाल में कुल मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के मंत्रियों में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी खूब चर्चा है। सबसे बड़ा नाम है दर्शकों कलिता मांझी का। यही है कलिता मांझी। मंत्री बनने वाली कलिता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आप देखिए जरा, वो एक घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। कलिता मांझी घरों में जाकर बर्तन धोकर अपना गुजर बसर करती थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने किसी घर में छुट्टी नहीं ली, बल्कि लोगों के घर काम करने के बाद उन्होंने प्रचार किया। सोचिए आप, और टीएमसी उम्मीदवार को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अब उन्हें बंगाल सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों। और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा भी मंत्री बने। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं पॉलिटिक्स में आया था मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैं मंत्री बनूंगा, तो उसीलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था। मेरे को बंगाल को चेंज करना था, बंगाल को एक अलग लेवल पे लेके जाने का जो शपथ हम लोग लिया था 2021 में हम लिए थे, वही आज साकार हुआ है। और हमारा बीजेपी का सरकार भी हुआ है और बंगाल का जो हमारा अभी मुख्यमंत्री है जिस तरह से भाग रहा है, बंगाल भी इसी तरह से भागे आगे जाके। यही मैं चाहता हूं, बंगाल का हर व्यक्ति, हर परिवार, हर गांव की उन्नयन हो। जिसके घर में जॉब नहीं है उसको जॉब मिले। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और यह साजिश ऐसी है जो बताएगी कि पाकिस्तानी, जिहादी या आतंकवादी भारत का बुरा करने की दिन रात सोचते हैं। भारत को दहलाने की साजिश कर रहा था दर्शक, और दाऊद गैंग एक्टिव हो गया इसमें। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। यह है दाऊद इब्राहिम और यह है दर्शकों उसका गुर्गा। इसका नाम है मुन्ना झिंगाड़ा। यह भारत को दहलाने का प्लान बना रहा था, लेकिन उससे पहले इसका भांडा फूट गया। मूव कीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए। आपको बताऊं, मुन्ना झिंगाड़ा इस वक्त कराची में है और कराची से ही भारत में बैठे अपने हैंडलर्स से बात कर रहा था। गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ मिलकर यह काम करता है दर्शकों। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने, ये देख रहे हैं आप, ये सभी जो है ये झिंगाड़ा के संपर्क में थे, यानी दाऊद गैंग के संपर्क में।
इनको आज पकड़ लिया। 9 संदिग्ध आतंकी हैं। देख रहे हैं आप, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब मैं दर्शकों आपको दिखाता हूं, बड़ी कार्रवाई तो हुई है और इनके पास से बहुत कुछ बरामद किया गया। ये आप देखिए, हैंड ग्रेनेड, हथियार बड़ी मात्रा में। आखिर ये क्या करना चाहते थे? क्या ये बड़ा धमाका करना चाहते थे? सवाल यही है। भारत को दहलाने के लिए दाऊद गैंग फिर से एक्टिव हो गया। कराची के क्लिफ्टन इलाके से साजिश रची जा रही है। दावा है कि खूंखार आतंकी दाऊद इब्राहिम यहीं रहता है। दाऊद अपने अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क के जरिए जिहाद और आतंकी हमले की साजिश करता है। बढ़ती उम्र के चलते दाऊद ने इसकी जिम्मेदारी अपने शार्प शूटर मुन्ना झिंगाड़ा को दी। दावा है कि मुन्ना कराची में दाऊद के घर के पास ही रहता है। आईएसआई के इशारे पर दिल्ली समेत 4 राज्यों में आतंकी हमले की साजिश कर रहा था। उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि मुंबई और दिल्ली में कुछ अटैक्स के लिए टीम्स का गठन हो रहा है, जिसमें कुछ हैंडलर्स हैं जो पाक बेस्ड हैं। उन हैंडलर्स को जब हमने अपनी डेटाबेस में चेक किया तो पता चला कि ये हैंडलर्स ना केवल अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं बल्कि इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। जांच एजेंसियों ने 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया जो दाऊद के गुर्गे झिंगाड़ा के इशारे पर दिल्ली मुंबई में बड़ा धमाका करने वाले थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स उसको निर्देश दे रहे थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने दाऊद के गुर्गों को दबोचकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सोचिए दर्शकों, ये दाऊद गैंग, ये आतंकवादी भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचते और इस बार आपको बताता हूं, भारत के कई शहर इनके टारगेट पर थे। देखिए आप, ये भारत का नक्शा देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज, जांच एजेंसियों ने आज 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। यह नेटवर्क भारत में बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। देखिए आप, दिल्ली इनके टारगेट पर था, मुंबई जैसे शहर इनके टारगेट पर थे और ये यहां पर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। दर्शकों, आरोपियों ने इन दोनों शहरों की रेकी भी की थी, दिल्ली और मुंबई। ये है वो गिरफ्तार आरोपी जिन्हें मैं दिखा रहा हूं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। दाऊद का करीबी मुन्ना झिंगाड़ा आतंकी मॉड्यूल को हेड कर रहा था दर्शकों, लेकिन ये मुन्ना झिंगाड़ा कौन है और इसकी क्या तैयारी थी, कैसे काम कर रहा था, दिखाऊंगा आपको। लेकिन सुनिए जरा पुलिस ने कार्रवाई के बाद क्या कहा। हम लोगों ने 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से पहले 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया 17 और 19 तारीख को। उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि मुंबई और दिल्ली में कुछ अटैक्स के लिए टीम्स का गठन हो रहा है, जिसमें कुछ हैंडलर्स हैं जो पाक बेस्ड हैं। उन हैंडलर्स को जब हमने अपनी डेटाबेस में चेक किया तो पता चला कि ये हैंडलर्स ना केवल अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं बल्कि इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। तो मुंबई से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दिल्ली की टीम कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। तो कल देर रात को एक ऑपरेशन में 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया जो कि पंजाब बेस्ड हैं। लेकिन दर्शकों, ये भारत को क्यों आखिर दहलाना चाहते हैं? क्योंकि इनके जहन में भारत की कामयाबी बसी हुई है। ये जलते हैं भारत से। भारत के कई शहरों को दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है दर्शकों। पाकिस्तान से आईएसआई के इशारे पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी। आपको बताऊं, आतंकी मॉड्यूल का हैंडलर सैयद मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा दाऊद के बगल में खड़ा है। मुन्ना झिंगाड़ा दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील का भरोसेमंद है। आपको बताऊं, झिंगाड़ा पाकिस्तान में बैठकर पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। भारत में सक्रिय गुर्गे जो सीधे झिंगाड़ा से निर्देश लेते थे और आईएसआई ने कराची के क्लिफ्टन रोड इलाके को फिर से सक्रिय कर दिया है। दावा है कि इसी इलाके में दाऊद इब्राहिम का ठिकाना है दर्शकों। मुन्ना झिंगाड़ा ने दाऊद के घर के पास ही अपना सेफ हाउस बना रखा है। यहीं से भारत में सक्रिय गुर्गों से वो संपर्क करता था। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि वो लगातार वीडियो कॉल करते थे। वो भारत में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी नई जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। झिंगाड़ा नशे किलत में फंसे युवाओं को टारगेट करता है। आपको बताऊं, बेरोजगार नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें गैंग में शामिल करता है। गुर्गों ने हमले के लिए 20 लाख रुपए की मांग भी की थी और झिंगाड़ा की तरफ से कुछ टोकन मनी भी दी गई थी। जांच एजेंसियों को गुर्गों के पास से कुछ चैट्स भी बरामद किए। एक चैट में झिंगाड़ा अपने गुर्गे से कहता है, माशाअल्लाह, करके ही आना है आपको काम। झिंगाड़ा ने गुर्गों को आतंकी वारदात के बाद निकालने का भरोसा भी दिया था। काम पूरा होने के बाद नेपाल के रास्ते
दुबई बुलाने का उसने वादा किया था, लेकिन उससे पहले ही इनका भांडा फूट गया। लेकिन ये साजिश दर्शकों बहुत बड़ी लगती है। एक्सपर्ट से सवाल किया, सुनिए कर्नल शैलेंद्र क्या कहते हैं। और इस बार आईएसआई कोशिश करेगी कि उनका नाम बीच में ना आए, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। इसलिए वो दाऊद इब्राहिम की जो गुर्गे हैं और उस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कि इंडिया में स्पेशली भारत और मुंबई में जहाँ एक बेस है, वो जो स्लीपर सेल्स हैं, ये सब मिलकर उस काम को करेंगे और इसको कभी भी ओवर रूल नहीं किया जा सकता। ज़्यादा ज़रूरी होगा कि सिर्फ ये काम इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, ये आवाम को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको और मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। और जहाँ तक सरकार की बात है, शायद मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर आकलन कर सकता हूँ, हमें ये दुश्मनी को निभाना पड़ेगा। और अगर भारत अपनी इस दुश्मनी को निभाना चाहता है और अगर इंटेलिजेंस दिखाती है कि यस आईएसआई पूरी तरह से इन्वॉल्व है, देन लेट अस हिट द आईएसआई। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, ये लोग साजिश कर रहे हैं और धीरे धीरे इनकी साजिश का खुलासा हो रहा है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की ये खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान आईएसआई की वो साजिश जिसमें कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को हनी ट्रैप किया जाना था, उसे डोडा पुलिस ने ध्वस्त किया है। डोडा के एक व्यक्ति को पाकिस्तान की बैठी आईएसआई की एक महिला एजेंट ने जो है हनी ट्रैप किया। उसे फेसबुक में उज़मा नाम की फेसबुक आईडी से दिसंबर 2025 से लेकर मई के आखिर तक लगातार जो है कई सैन्य प्रतिष्ठानों की इंफॉर्मेशन उगलवाने के लिए लगातार डराया जा रहा था। उसके परिवार को मारने तक की धमकी दी गई। लेकिन इस बीच डोडा पुलिस ने जो है टेक्निकल इंटरसेप्ट्स के आधार पर इस व्यक्ति तक पहुंची और पाकिस्तान की आतंकी हमलेबाजी साजिश को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर है दर्शकों क्रिकेट के मैदान से। आईपीएल लंबा चला, लेकिन इस बार आईपीएल ने बहुत कुछ दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वैभव सूर्यवंशी की। उनके टैलेंट की चर्चा हो रही है। आरसीबी ने खिताब जरूर जीता है, लेकिन जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद तारीफ की जा रही है वैभव सूर्यवंशी की। आपको तस्वीर दिखाते हैं, दिखाइए जरा। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है दर्शकों। कई सालों तक सूखा रहा, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने आखिर मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया और जीत में बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। ये तस्वीर आप देखिए, अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद दर्शकों जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये देखिए आप, विराट कोहली ये दूसरा आईपीएल ट्रॉफी है आरसीबी का, उसके साथ जश्न मना रहे हैं। अपने साथी खिलाड़ियों के साथ उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन दर्शकों चर्चा हो रही है वैभव सूर्यवंशी की। इधर आप देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी और उनके जो तमाम उन्हें अवार्ड्स मिले उनके साथ मौजूद है। पैसों की बारिश भी वैभव पर हुई है और क्या क्या इनाम मिला ये आपको आगे बताऊंगा। मूव कीजिए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। वैभव की हर तरफ चर्चा हो रही है दर्शकों। भले ही उनकी आयु की चर्चा हो रही है, लेकिन वो चाहे 15 हो, 20 हो, 25 हो, जो काम उन्होंने किया है वो वैश्विक मंच पर बहुत बड़ी बात है दर्शकों, क्योंकि आईपीएल में दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं। अब वैभव की चर्चा हो रही है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं इस तस्वीर को। देखिए आप जरा, ये है भारत के वर्तमान में सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली और बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी से। दिख रहे हैं आप। अब इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है कि यहां वर्तमान है और यहां भारत का भविष्य है। इन्होंने क्या बात की है इस पर भी आगे जानकारी आपको दूंगा। मूव कीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, वैभव सूर्यवंशी का भी स्वागत किया गया है और अलग अलग जगह पर उनके परफॉर्मेंस की चर्चा भी की जा रही है। दिखाइए जरा, कई छोटे बच्चे हैं जो उन्हें देखने के लिए पहुंच गए। अब दर्शकों वैभव का एक पुराना प्रैक्टिस का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने छक्कों का भी रिकॉर्ड बनाया। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है और बताया जा रहा है कि वो छक्के मारने की भी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब दर्शकों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है दूसरी बार और इस बार फिर उन पर पैसों की बारिश की गई है। आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने दूसरी बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया।
विराट कोहली ने फाइनल में सिर्फ 42 गेंदों में 75 रन की पारी खेली। ये आप देखिए सर, शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। आरसीबी ने लगातार दूसरे साल खिताब पर कब्जा किया है। लगातार आरसीबी को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की इनाम राशि मिली है दर्शकों, और उप विजेता गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ मिले हैं। आपको बताऊं, व्यक्तिगत पुरस्कारों में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का दबदबा रहा। उन्होंने सीजन में सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का टाइटल जीता है। वैभव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड मिला है, और इमर्जिंग प्लेयर और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन समेत कुल 5 अवार्ड मिले हैं। वैभव सूर्यवंशी को 45 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ एक कार भी मिली है, और गुजरात के कगिसो रबाडा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम किया है। आपको बताएं, वैभव की चर्चा हर जगह हो रही है, और इसलिए क्योंकि उनकी उम्र है दर्शकों 15 वर्ष। लेकिन आपको बताते हैं, ये आप देखिए जरा, मूव कीजिए, आप लेकर आइए सामने। सबसे बड़ी बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी की चर्चा चारों ओर की जा रही है। इस बार आईपीएल में सबसे ज्यादा चर्चा वैभव की ही हो रही है। 15 साल के लड़के के खेल ने पूरे देश को दीवाना बना दिया है। आईपीएल के एक सीजन में 776 रन बनाए, 240 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी वैभव ने तोड़ा है। शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव को कुल 5 अवार्ड मिले, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अवार्ड जीतने के बाद रवि शास्त्री ने वैभव से सवाल किया, अभी कितना दूध पीते हो? वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैं दूध नहीं पी पा रहा, सिर्फ अपने खेल पर भरोसा करता हूं, और मुझे लगता है कि गेंद मेरे जोन में है और मैं उसे मार सकता हूं, तो फिर मैं पूरी ताकत के साथ शॉट खेलने की कोशिश करता हूं। आरसीबी की जीत के बाद कोहली और वैभव की मुलाकात की तस्वीर भी काफी चर्चा में, दर्शकों देख रहे हैं आप। आरसीबी की जीत के बाद विराट कोहली खुद वैभव सूर्यवंशी के पास पहुंचे। वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली को नमस्ते किया। कोहली ने भी इस युवा स्टार के कंधे पर हाथ रखा और बातचीत की बताया कि आपको फोकस्ड रहना है। दोनों की मुलाकात और बातचीत की तस्वीर सामने आई है। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा है, कोहली ने वैभव को क्या टिप्स दिए हैं? कुछ इसे भारतीय क्रिकेट की सबसे शानदार तस्वीर बता रहे हैं। आपको सुनवाते हैं पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा क्या कह रहे हैं। भाई, इससे अच्छा क्या खेलेगा आदमी? मैं तो चेयरमैन साहब देखे थे, मैं तो कहा चेयरमैन साहब ये अभी टीम में नहीं डालोगे तो कब डालोगे? एक बात बताओ, उम्र हो या ना हो, इससे अच्छा क्या खेलेगा आदमी? और सर, सबसे पहली बात, जीटी कहाँ इस बार चूक गई? आपको लगता है कि अगर इनको पता होता या मुझे पता होता, वो चूक थोड़ी होती है। देखिए, ये हमें वैभव के चयन का जहाँ तक सवाल हो, हमें सिलेक्टर्स पे छोड़ देना चाहिए। सिलेक्टर्स will definitely take a call looking at the right time. We all know he's a great talent and he has performed exceedingly well this season, and hope he carries on this way, and he's got a long way to go, and hopefully he should be focused on the game rather than. अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आज एक और बड़ी खबर है। युद्ध का मैदान दर्शकों, कभी भी फिर से युद्ध शुरू हो सकता है, और इसलिए आज हम पूछ रहे हैं, क्या युद्ध की आग फिर भड़कने वाली है? पहली तस्वीर दिखाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है दर्शकों, और ये तस्वीर आपको दिखाऊं, ये ईरान के आसपास जो आइलैंड है वहां पर अटैक किया गया है। देखिए जरा, धमाके से दहला दिया है। ये गोरुक और केशम आइलैंड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। इधर ईरान ने भी मिसाइल से अटैक कर दिया है, और कुवैत पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और बदला लेकर रहेगा। ये देखिए दर्शक, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर निशाना साधा गया। दिखाइए जरा कैसे ये हमला किया है, फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ तो काफी ज्यादा दिक्कत है, और यह दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। दिखाता हूं मैं आपको। अमेरिका ईरान के बीच बहुत कुछ चल रहा है। दोनों के बीच कभी भी युद्ध की आग भड़क सकती है। ईरान की IRGC अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। अमेरिका उसकी हरकतों पर एक्शन से पीछे हट रहा है। अमेरिका ने ईरान के गुरूक और
केशम आइलैंड को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी सैनिकों ने ईरान के रडार और ड्रोन ठिकानों पर हमले कर दिए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर ने इसकी खुद जानकारी दी है। सेंटकॉम ने कहा यह एक्शन एग्रेसिव अप्रोच के जवाब में किया गया है और ईरान ने रविवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक अमेरिकी ड्रोन को गिराया था, जिसके बाद हमने ईरान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, 2 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, IRGC ने भी पलटवार किया। IRGC ने कहा हमने उस एयरबेस को निशाना बनाया है जिसका इस्तेमाल सिरिक आइलैंड के पास अमेरिकी ऑपरेशंस में हुआ। खबर है कि IRGC ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों से अटैक किया। IRGC का मानना है कि अमेरिका ने आर्मी चीफ जनरल वाहिद को टारगेट किया था, लेकिन अमेरिका के इस हमले में जनरल वाहिद हकान बाल बाल बच गए, जिसके बाद IRGC ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। इस बीच खबर है दर्शकों कि IRGC और ईरानी राष्ट्रपति में ठन गई। रिपोर्ट के मुताबिक देश की सत्ता पर IRGC का कंट्रोल है। IRGC के कमांडर सियासी फैसले भी लेते हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन IRGC ने भी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया। हालांकि पेजेश्कियन के तेवर कुछ और इशारा करते हैं। लगता है कि ईरान पूरी तरह से बागी हो गया है। IRGC और पेजेश्कियन में ठन गई है। सुनिए। अमेरिका हमेशा युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। अमेरिका जब जब ऐसा करेगा उसे जवाब देना पड़ेगा। इस बार हमने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर अटैक किया है। दरअसल अमेरिका पर्दे के पीछे से गेम कर रहा है और हम इसे सफल नहीं होने देंगे। जब तक मैं जीवित हूं मैं अपने रास्ते पर चलता रहूंगा। ईरान को या तो मजबूती से स्थिति संभालनी होगी या फिर शहादत स्वीकार करनी होगी। लेकिन दर्शकों, इधर पेजेश्कियन और IRGC में ठनी हुई है, उधर अमेरिका हमले कर रहा है और आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत ही दिक्कत है और ईरान ने अपने दबदबे को फिर से बताया। दिखाइए जरा, एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों, अब बड़ा गेम चल रहा है। एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज में बैठा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान वहां पर कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब कतर की एंट्री हो गई है दर्शकों, यानी हॉर्मुज में अब 3 किरदार हो गए। और आप ये मानकर चलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो दिक्कत हो जाएगी दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं ये 3 प्लेयर कैसे हो गए। कतर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल का समर्थन कर दिया है। कतर ने कहा कि टोल वसूलना गलत नहीं है। कतर के डिप्टी PM अल थानी ने यह बात कही। उन्होंने कहा अस्थायी तौर पर टोल लेना गलत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईरान की यह मजबूरी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जमीन के नीचे बारूदी सुरंगें बिछी हुई। अगर यह समझौते के तहत 30 दिन में ईरान इसे हटाता है तो उसे काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसका भुगतान वसूलना उसे अधिकार है, वसूलने का अधिकार है। और कतर का यह बयान ऐसे समय में आया दर्शकों जब वो मध्यस्थता कर रहा है। खबर है कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही समझौते का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलने का जिक्र नहीं है। इसके बदले ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। दरअसल ईरान की जंग के दौरान काफी नुकसान हुआ है। यहां पर टोल बूथ की घोषणा भी की गई थी। इसके बाद ईरान ने 10-10 लाख डॉलर ट्रांजिट फीस लेना भी शुरू किया और ईरान ने टोल को आगे बरकरार रखने के लिए एक विभाग भी बनाया। इस विभाग को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अधीन रखा गया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, ईरान प्राकृतिक रास्तों से पैसा नहीं वसूल सकता और इसको लेकर आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा, होगा क्या? आपसे इसका सीधा संबंध। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी दर्शकों, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई और रास्ता ही नहीं है दर्शकों। दिखाइए जरा पहली तस्वीर।
उसका असर दिखने लगा है दर्शकों। जो कमर्शियल सिलेंडर है दर्शकों, वो महंगा हो गया है। कमर्शियल वो सिलेंडर जो दुकानों में इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते होंगे ये नीले कलर का सिलेंडर, इसके प्राइस बढ़ गए दर्शकों। 42 रुपए दिल्ली में इसके कीमतों में इजाफा हुआ है और कोलकाता में 53 रुपए का इसमें इजाफा किया गया है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों। ये जो 5 किलो का सिलेंडर है, ये छोटा सिलेंडर भी आता है, मिनी सिलेंडर, इसमें भी अब बढ़ोतरी की है दर्शकों। 11 रुपए इसके भी बढ़ा दिए गए हैं और इसकी चर्चा अब देश भर में की जाने लगी है कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया। तो उसका कारण है दर्शकों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और युद्ध। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक नहीं खुलेगा तब तक दिक्कत बढ़ती रहेगी दर्शकों। दिखाता हूं मैं, दिक्कत आपसे जुड़ी हुई है। ये आप देख रहे हैं, महंगाई से आम लोग परेशान हो गए। रोज गैस, तेल या फिर डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए दर्शकों। आपको बताऊं, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ गए। 19 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 3,113 रुपए 50 पैसे हो गई है। दिल्ली में जनवरी में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,691 रुपए के आसपास थी। फरवरी में 49 रुपए, मार्च में 115 रुपए, अप्रैल में 195 रुपए 50 पैसे बढ़ाए गए और मई में कमर्शियल सिलेंडर में 993 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई। अब आपको बताऊं, कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। खबर यह है कि कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। अब ये 3255 रुपए 50 पैसे का हो गया है और इस बढ़ोतरी के साथ दोनों शहरों में इसके दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव आज से लागू कर दिया गया है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा चलाने वालों को दिक्कत हो सकती है। 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा हो गया है। अब दिल्ली में छोटा सिलेंडर 821 रुपए के पार हो गया है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बताऊं, घरेलू सिलेंडर जैसे आपको मिल रहे थे वैसे ही यथावत मिलेंगे। लोग क्या कह रहे हैं इस पर, सुनिए। तो भाव इतने ज़्यादा है, मतलब जो चीज़ें पहले 50 रुपए में मिल जाती थी 60, 70, 80 रुपए में मिल रही है। चाय तक 10-15 की रहती थी और अब 20 से 25 रुपए। इससे दुकानदारों को भी फर्क पड़ रहा है, इससे उनको अवेलेबिलिटी कम मिल रही है सिलेंडर की और प्लस क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स उनको फेस कर रही है सिलेंडर मिलने में और हमें भी जेब पे असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस सब। अब सर महंगाई तो मुझे लग रहा है 10% से ज़्यादा महंगाई मैंने इसमें असर मारेगी। मतलब कैसे अपने खर्चे चलाएगा। 10-20 हज़ार वाला क्या खा लेगा। सिलेंडर खरीद लेगा तो अनाज नहीं खरीद पाएगा। क्या क्या खरीदेगा वो। हर चीज़ तो महंगी, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो पेट्रोल से और गैस से तो देश का वो है, इससे महंगाई तो भाई सर नहीं बच पाएंगे। कि हर मिडिल क्लास के ऊपर है कि ना, मतलब दबाव आ चुका है इस चीज़ का। मतलब हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। मतलब एक जिसकी हमारी जो सैलरी है या हमारी जो इनकम है वो उतनी की उतनी है। महंगाई कारण हम लोग के ऊपर है ना, मतलब जो बोझ है, महंगाई का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है हम लोग के ऊपर। मीडियोकर फैमिली है जैसे, उस पर तो बहुत असर पड़ेगा। हम सब पे पड़ेगा इसका असर। ये जो गैस बढ़ रही है, जो पेट्रोल, डीजल हर बढ़ रहे, तो इस पे तो हर कोई बंदा सफ़र होगा। इससे बिजनेस प्रभावित हो गया है। कस्टमर देख ही रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कितना रेट बढ़ाया जाए। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, अभी घरेलू गैस सिलेंडर पर कोई बढ़ोतरी नहीं आई है, कोई भी खबर नहीं आई है, कोई भी जानकारी सामने नहीं है। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई जिसने थोड़ा सा चिंता बढ़ा दी है। दर्शकों, अब अगर आप घर में हैं, आपके पास अलग अलग गैस कनेक्शन है तो ऐसा नहीं चलेगा। अब एक घर और एक एलपीजी कनेक्शन, और ये सरकार की तैयारी है। ये फैसला जैसे ही आया दर्शकों, इसकी देश भर में चर्चा शुरू हो गई और इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि आखिर ये फैसला क्या है, ये कैसा है दर्शकों। क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो दिक्कत बढ़ती रहेगी। सुनिए जरा ध्यान से, आपके काम की खबर आपको बता रहा हूं। 1 जून 2022 से रसोई गैस के कई नियम बदल रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए। सरकार अब एक घर एक कनेक्शन का सख्त नियम लागू कर रही है। इसका मकसद क्या है? गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना दर्शकों। जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन है उन्हें एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। अब एक ही पते पर अगर आपका एक एड्रेस है तो उस पर सिर्फ एक गैस सिलेंडर आप रख सकते हैं दर्शकों। एक गैस कनेक्शन की इजाजत होगी आपको। अगर आपके घर में पीएनजी लगी हुई है तो आपको एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा।
यानी आपको वो कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा और दोनों कनेक्शन होने पर एलपीजी को ब्लॉक किया जा सकता है या फिर कैंसिल भी किया जा सकता है। लोग अब पीएनजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं दर्शकों, और मजबूर भी हो गए। कई छोटे छोटे शहर हैं जहां पर सरकार पीएनजी को बढ़ावा दे रही है। अब सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप सवाल पूछेंगे, तो आपको बताता हूं। सरकार का मुख्य उद्देश्य है सब्सिडी का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना। जैसे देश में पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जो छोटे शहर के लोग हैं, आपके घर तक पीएनजी पहुंच गई है, लेकिन कई लोग अभी भी दोनों सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, यानी गैस सिलेंडर भी है और पीएनजी भी है। नए नियम से ऐसे गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी दर्शकों। तेल कंपनियां ऐसे घरों की जांच कर रही हैं। जो लोग पीएनजी अपनाकर एलपीजी सिलेंडर करेंगे उन्हें ट्रांसफर वाउचर भी मिलेगा। यानी भविष्य में अगर वो ऐसे इलाके में शिफ्ट होते हैं जहां कोई पीएनजी कनेक्शन नहीं है, तो आप वाउचर दिखाएंगे और आसानी से आपको आपका एलपीजी कनेक्शन दोबारा मिल जाएगा। आप दोबारा उसे शुरू करवा सकते हैं और यह सुविधा लोगों को राहत देने के लिए शुरू की है। अब दर्शकों, शहरों की जानकारी। शहर में अब 25 दिन के बाद ही दूसरा सिलेंडर आप बुक कर सकते हैं। पहले यह समय अवधि 21 दिन की थी। गांव में यह अवधि 45 दिन तय की गई है। इससे सिलेंडर की किल्लत कम होगी और दुरुपयोग भी रोका जा सकेगा। अब सिलेंडर डिलीवरी पर भी सिर्फ रसीद काफी नहीं होगी। आपके काम की खबर सुन लीजिए। बुकिंग के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो आपका नंबर है। आपके पास डिलीवरी बॉय जाएगा और आप उसे ओटीपी देंगे। यह कोड देना अनिवार्य है। इससे फर्जी बुकिंग और गैस चोरी पर भी अंकुश लगेगा दर्शकों। और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ही गैस पर हमें संयमित इस्तेमाल के लिए प्रधानमंत्री प्रेरित कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्रूड ऑयल से जितनी चीज़ें जुड़ी हुई है सबके दाम बढ़ रहे हैं और उसके कारण से देखिए कि अब सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो गए हैं। तारकोल उससे बनना है। दूसरा, जितने भी प्लास्टिक है और ख़ासकर बिल्डिंग मटेरियल है, जो नेचुरल गैस है उससे खाद भी बनता है, वो भी प्रभावित हो रहा है। तो खाद भी नहीं मिल रहा है। तो ये भयंकर कुचक्र में हम लोग फंसने वाले हैं आर्थिक रूप से। क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी कठिन है, डिफिकल्ट है। और अमेरिका ईरान के युद्ध से मतलब पूरा जो क्रूड ऑयल था, गैस था, आने के लिए काफी तकलीफ हुई थी। और इसीलिए मतलब अब दर्शकों, गैस, पेट्रोल, डीजल की आपने तमाम खबरें देखी होंगी, लेकिन आज जो खबर और तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सीओ साहब है दर्शकों, देख रहे हैं आप बैलगाड़ी पर। ये अपनी गाड़ी को छोड़कर बैलगाड़ी से सफर कर रहे हैं, गांव वालों से बात भी कर रहे हैं। सुनिए जरा, सुनवाइए, एमएन सुनाइए। लड़ाई होती थी, सब कुछ तो बैलों से ही काम होता था। अब तो ट्रैक्टर हो गया है। ट्रैक्टर के आगे इसी बैल से लगा के रहट जो है कि निकाल के पानी कुएं से निकाला जाता था। इसी बैल से गन्ने की पेराई होती थी। सब कुछ तो बैलों से ही काम होता था। अब तो ट्रैक्टर हो गया है। ट्रैक्टर के आगे दर्शकों, पुलिस वालों को कई जगह पर यह भी कहा जाता है कि आपको मित्र की भूमिका में रहना चाहिए, तभी आप जनता के बीच में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा ब्रेक, जल्द हाजिर। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।